गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आईटीआई की संपूर्ण तैयारी के लिए जो हम लोगों ने कहा था उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम लोग फिर से भूगोल के बारे में जानना शुरू करेंगे। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में, ठीक है। जैसा कि भूगोल के नाम से आप लोग पहले से परिचित हैं कि भूगोल के फादर किसको कहा जाता है, तो एक भूगोलविद हैं इरेटोस्थनीज, जिनका नाम था, उन्हें ही कहा जाता है भूगोल के फादर, ठीक है। स्पष्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूगोल के फादर कौन है तो आप जवाब दे सकते हैं कि इरेटोस्थनीज है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं कि भारत का आकार कैसा है, भारत में क्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है इत्यादि, ठीक है। चलिए सर लगाइए भारत के बारे में। और ऊपर कीजिएगा सर थोड़ा। ऊपर ऊपर ऊपर। और बस बस बस। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि अपना देश है, देश का नाम भारत है। अब भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें ये सब नाम मुख्य हैं। चलिए जानते हैं भारत की राजधानी के बारे में। सभी लोगों को पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है या भारत पृथ्वी के किस भाग में अवस्थित है, तो हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम लोग जवाब दे सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार है भारत का 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। स्पष्ट है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। आगे बढ़ते हैं। मानक समय। मानक समय क्या होता है। जैसा कि जीएमटी के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, वही होता है मानक समय। उसी से उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर। इलाहाबाद है यूपी में, हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसी का एक जिला है इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया है। तो इलाहाबाद के समीप एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मानक समय कितना है, तो हम लोग बताएंगे जीएमटी से 5.5 घंटा आगे प्लस 5:30, ठीक है। इतना आगे है जीएमटी से भारत का समय। जीएमटी का निर्धारण किया जाता है, एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन का शहर है लंदन, वहाँ पे जो जीएमटी है उसी से संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। उसी से कोई आगे होता है तो कोई पीछे होता है।
चलिए इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, एक और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो है ही क्योंकि इलाहाबाद का मिर्जापुर भारत का जीएमटी है 82.5 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको विभिन्न राज्यों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किन राज्यों से होकर जीएमटी रेखा नहीं गुजरती है, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं गुजरती है। तो हम लोग अगर यह पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, तो जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? तो भौगोलिक विस्तार में दो चीजें होती है, एक होती है लंबाई और दूसरी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? भौगोलिक विस्तार में भारत का लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ नापी जाती है। अगर भारत का मैप हम लोग देखते हैं तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है, इसको कहेंगे लंबाई और इस तरफ को कहेंगे चौड़ाई, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। अब देखिए चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्पष्ट है? चलिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और याद कीजिएगा और नोट डाउन भी जरूर करते जाइएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा का मतलब है जो स्थल से घिरा हो, या जो पड़ोसी देश है भारत का वहाँ पे स्थल से लगा हुआ हो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब कैसा देश है? स्थलीय सीमा वाला देश है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा से तात्पर्य है कि भारत जिन भी स्थलीय देशों से घिरा हुआ है, जो घिरा हुआ देश है उससे लगा हुआ भूमि, ठीक है, वही हुआ स्थलीय सीमा। आगे बढ़ते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा से तात्पर्य है जल से घिरा हुआ भाग, ठीक है। तो जलीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा का तात्पर्य है, मैंने क्लास 10th के भूगोल में यह बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र वही होता है जो समुद्र तट से 12 समुद्री मील के बाद आता है, ठीक है। किसी भी देश का जलीय सीमा जो अंतिम भूमि होता है वहां से लेकर के 12 मील तक जो समुद्र का भाग है वह देश के अंदर आता है और उससे आगे आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, ठीक है। तो यही हुआ प्रादेशिक जल सीमा कितना है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या हुआ? प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक जो एरिया आएगा वह संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जैसे प्रादेशिक जल सीमा है, संलग्न क्षेत्र है, वैसे ही है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वह संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा आगे लिया जाए क्वेश्चन को, बस। अब देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है,
कैसी जलवायु है? मानसूनी। मानसूनी से तात्पर्य है कि यहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है, इसलिए मानसूनी है। ठीक है, बहुत देश ऐसे जहाँ की जलवायु शुष्क है, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गई, वहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल, कभी कभी क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2.4%। विश्व में जितनी भी भूमि है, जितने भी कंट्री है, सबको मिलाकर के जो भूमि होगा उसका मात्र 2.4% भारत के पास है। अब देखेंगे इसकी जनसंख्या के बारे में। भूमि कितना है? 2.4%। और जनसंख्या कितना है? 17 पॉइंट समथिंग, 17 कुछ प्रतिशत जनसंख्या है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कैवां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया, जिसको रूस कहते हैं। इंग्लिश में उसको रसिया पढ़ा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? रूस। और भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? तो चाइना है। अब भारत का स्थान कैवां है? तो दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? यह 2011 की जनगणना के अनुसार है 1,21,08,54,977। 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी 2021 में जनगणना होने वाला था, परंतु कोविड-19 की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेट से हो। अब देखिए, यह जो जनसंख्या है, यह विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.64%। अभी मैंने वहां पे बताया था कि भूमि कितना है भारत के पास? तो 2.4% मात्र। और जनसंख्या कितना है संपूर्ण विश्व का? तो 17.64%, जो कि बहुत है, बहुत ही अधिक है। इसके पीछे कारण है अशिक्षा, जिसके कारण लोग बहुत मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। इसी से भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आने वाले समय में बहुत ही हानिकारक साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर कीजिए सर। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया था कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कैवां स्थान? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे देखिए, पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो भारत में पुरुष की जनसंख्या है 62,32,70,258। कुल जनसंख्या जो है पुरुष की वह 62,32,70,258 है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, महिला जनसंख्या कितनी है? तो 58,75,84,719 यह महिला जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जो भी डाटा उपलब्ध है सब 2011 की जनगणना के अनुसार ही उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83.37 करोड़, लगभग 68.8%। जो कुल जनसंख्या है भारत का, उसका 68.8% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे शहरी जनसंख्या के बारे में। शेष जो जनसंख्या बच गया वो शहर में निवास करती है। ठीक है, तो 37.71 करोड़ जनसंख्या शहर में निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का 31.2% है।
स्पष्ट है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो दशकीय से तात्पर्य है कि 10 साल के अंदर में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाता है। तो यह है 17.7%। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो 10 साल हुए, इन 10 सालों में भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ गई है। 10 साल में 17.7% इंक्रीज हुई है। ठीक है। अब देखिए सर थोड़ा ऊपर लिया जाए क्वेश्चन को। लिंगानुपात अर्थ है इसका लिंग का अनुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। इसका मतलब है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं उपलब्ध है? 943, जो कि चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लिंगानुपात बराबरी में होनी चाहिए। ठीक है, तब ना बैलेंस बना रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भ्रूण हत्या के कारण महिलाओं की संख्या घटती जा रही है, लेकिन अब अपना समाज जागरूक हुआ है, जिसके कारण भ्रूण हत्या में कमी आई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान के तहत भी लोग जागरूक हुए हैं, हमारा समाज जागरूक हुआ है, लड़कियों को भी मौका मिलने लगा है। इस कारण लिंगानुपात में थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, अब बराबरी की तरफ अग्रसर है। बेटा बेटी एक समान, अवसर पाकर बनते महान, ऐसा स्लोगन जो है माता पिता के हौसलों को बुलंद करती है। ठीक है, और बेटियां भी माता पिता का नाम रोशन करती है, देश का नाम रोशन करती है। इसलिए यह जो लिंगानुपात है, अब इसके बीच का जो खाई है, जो अंतर है, वो घटने लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है कि बच्चा जो जन्म लेता है उसका लिंगानुपात कितना है। तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 बच्चों पर 918 लड़कियां। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि 1000 बच्चा जन्म लेता है, जिसमें 1000 बॉय हुआ और 918 गर्ल हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब है जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कहने का मतलब है जो भी जगह हुआ 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, 1 किमी स्क्वायर के अंदर कितना व्यक्ति निवास करेगा? 382। ठीक है, अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो बिहार में है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है, तो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है 74.04%। मतलब है इसका 100 में से 74 व्यक्ति साक्षर है। ठीक है, अब बाकी बच गया कितना? 26। यह हो गया निरक्षर। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। कुल साक्षरता में से मेल जो पुरुष है वो कितने प्रतिशत साक्षर है? अब यह भी महत्वपूर्ण है कि 80.9% पुरुष साक्षर हैं। जितनी भी कुल जनसंख्या है पुरुष की, उसमें से 80.9% पुरुष साक्षर है। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 में से 80 पुरुष साक्षर है। ठीक है, अब 20 जो है निरक्षर है। चलिए सर थोड़ा और आगे लिया जाए डाटा को। अब देखिए महिला साक्षरता कितनी है। महिला साक्षरता काफ़ी कम है, जो बेहद चिंताजनक है, लेकिन अब सुधार आ रहा है, धीरे धीरे सुधार आएगा। महिला साक्षरता दर है 64.6% मात्र। मतलब 100 में से 64 महिलाएं ही साक्षर है, बाकी जो बच गया 36 वह निरक्षर है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है सो है। सरकार कोशिश कर रही है, कदम उठा रही है कि इसमें सुधार लाया जाए, लोगों को जागरूक भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, जो शेड्यूल कास्ट है उसकी जनसंख्या कितनी है? शेड्यूल कास्ट से तात्पर्य है एससी। एससी की कुल जनसंख्या है 20,13,78,086। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी जनसंख्या है 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6%, जितना भी जनसंख्या है उसका 16.6% किस कास्ट का है? एससी है, जो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं या अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, इसको हम क्या कहते हैं? एसटी, शेड्यूल ट्राइब। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या है 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल राज्य मात्र 28 ही है, इसमें 29 है, आप लोग सही कर लीजिएगा। अब 28 राज्य हो गए, कितना हो गया है? 28। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। ठीक है, 2 भागों में विभक्त करके, एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले कितनी थी? 7, अब बढ़ गया, कितना हो गया है? 2 बढ़ गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, तो कितना हो गया? 9। अगर अब करंट क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे? 9। ठीक है, और राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28। जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पर, अभी मैंने बताया था कि कितना हो गया था? 9। लेकिन भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज करके एक राज्य बना दिया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, और राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है, मतलब चतुष्कोण वाला, 4 कोणों वाला राज्य है, आकार है। ठीक है, इसलिए कहेंगे इसको चतुष्कोणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, कितने भाग में पर्वतीय क्षेत्र है? तो 10.7% भाग में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6%। भारत का जो भूभाग है उसका 18.6% भाग में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पठारी क्षेत्र का विस्तार, पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। क्लास 10th के भूगोल में हम लोगों ने ये पढ़ा था, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 43.0% मैदानी क्षेत्र है। अब देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अभी। कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पर भारत में 8 राज्य स्थित है। ठीक है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, जिसको कहते हैं हम लोग मित्र
पर गमछा झाड़। ठीक है, यह एक सेंटेंस है जिसके माध्यम से हम इन 8 राज्यों के नाम को याद रख सकते हैं। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, आर हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, आर ऐसे ही लगा दिया गया है ताकि हमें याद रहे। तो यह शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम मित्र पर गमछा झाड़ इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, 4 राज्यों के नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। ठीक है, अब देखिए अगला है द्वीपों की संख्या। द्वीप से तात्पर्य है कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थलीय आकृति, वैसी स्थलीय आकृति जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। द्वीप की संख्या कितनी है? 247। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य, भारत का कितना राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तेल शोधशालाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। तेल शोधशालाओं से तात्पर्य है तेल शोधक। ठीक है, तेल शोधनशाला, तेल शोध करने वाला जगह, या शाला का मतलब घर भी होता है। ठीक है, कितनी है? तो 22 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी है? तो 266 है। नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी है? 266 है। नेशनल हाईवे की संख्या है 266। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर लिया जाए। अब देखिए बड़े बंदरगाहों की संख्या। बंदरगाह का अर्थ आप लोग जानते होंगे। बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे अवस्थित होता है बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े मालवाहक जहाज रुकते हैं, वहाँ पे लोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है। बाहर से जो वस्तु आयात होता है उसके माध्यम से वहाँ पे उतरता है, जो निर्यात होता है वहाँ पे लाद कर भेजा जाता है। ठीक है, तो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इन एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या कहेंगे हम? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, अब देखिए यह राष्ट्रीय पशु है और यह राष्ट्रीय विरासत पशु है। जो विरासत की श्रेणी में है वह है, तो कौन सा है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। ठीक है, यह जरूर याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी जैसा कि हम लोग जानते हैं मोर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का वृक्ष। वही बरगद का वृक्ष जो कहानियों में भूतों का अड्डा हुआ करता है, उसी को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? कमल। कमल का फूल जो है राष्ट्रीय पुष्प का, कमल के फूल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय
चिन्ह क्या है? अब देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वह राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। हम लोग सिक्का में देखते हैं, नोट में देखते हैं, या पुलिस की वर्दी पर देखते हैं, जो बैच लगा होता है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, 1 शेर पीछे छुपा हुआ होता है, उसे ही राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा डाटा को ऊपर लिया जाए। अब देखिए राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन। अपना जनगण मन राष्ट्रीय गान है, जिनके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। अब देखिए राष्ट्रीय गान से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने देर के लिए राष्ट्रीय गान गाया जाता है? तो मात्र 52 सेकंड के लिए। कितना देर के लिए? 52 सेकंड के लिए। 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गा करके खत्म हो जाता है। ठीक है, या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गान की समय सीमा कितनी है? तो 52 सेकंड। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे। बच्चों राष्ट्रीय गीत पर, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत क्या है अपना? वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने किताब लिखा है आनंद मठ। आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी। और राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अपना जो तिरंगा है वही है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। केसरिया बल भरने वाला सदा रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा को सर ऊपर लिया जाए। राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है, जो बहुत ही पूजनीय है। अब देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है डॉल्फिन को। डॉल्फिन आप लोग जानते होंगे डॉल्फिन मछली के बारे में, जो सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती है। चलिए बच्चों, यह हो गया भारत के बारे में डिटेल से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लगाया जाए सर। चलिए बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखेंगे इसमें हम लोग ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो देखिए बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए राजस्थान के बारे में जानते हैं।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। ठीक है, चलिए बच्चों राजस्थान के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी पे आते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब देखिए ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, जो श्री बाल ठाकरे के सुपुत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। अभी कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य यही है महाराष्ट्र। वहाँ पे कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत ही अत्यधिक है, जो चिंतनीय है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कर्क रेखा के बारे में। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था जिसके माध्यम से याद रखा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़। अब जो जो लेटर है उसमें उससे संबंधित जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखेंगे हम लोग कि उनमें से इसमें कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बी, झारखंड। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यही होगा झारखंड। क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो झारखंड से। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कहने का मतलब है कि भारत का जो नक्शा है उनमें हम देखेंगे बाएं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? पश्चिम भाग। दाहिने तरफ वाले को भाग को कहते हैं पूरब। ये ऐसे देख लीजिए आप, ये रहा ऐसे ऐसे नक्शा है। ठीक है, इस तरफ भाग को कहते हैं ईस्ट यानी पूर्व, इस तरफ को भाग कहते हैं वेस्ट यानी पश्चिम, नीचे वाले भाग कहते हैं साउथ यानी दक्षिण, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ। ठीक है, इस तरफ के ऊपर वाले भाग को हमेशा नॉर्थ कहेंगे और नीचे वाले को साउथ, दाहिने तरफ वाले को ईस्ट और बाएं तरफ वाले को वेस्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इस तरफ का सबसे अंतिम जो पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है? ठीक है, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, जिसको हम गुहार मोती या गौर माता के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बदले में दे दिया जाएगा गुहार मोती, ऑप्शन में अगर यह रहे गुहार मोती या गौर माता, तो यह भी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यह भी दिया जा सकता है या ये डाटा भी दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग दोनों को याद रखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? अब देखिए भारत का नक्शा हम लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। दाहिने तरफ के जितने भी राज्य हैं जो इन नक्शा के बीच में आती है, ठीक है, यहाँ से इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरफ के इस भाग के जितने भी राज्य हैं वह इसमें नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से इस तरफ के जितने भी राज्य हैं वो सब 7 सिस्टर्स के
अंतर्गत आती है, जिसमें है जिन राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो देखिए मैंने जिन जिन राज्यों का नाम कहा है उसमें से सिर्फ यही राज्य है जो इसमें अवस्थित है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स का सदस्य कौन सा हो गया? त्रिपुरा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी मैं कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कराने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अभी हम लोगों ने GMT के बारे में पढ़ा था, यह है IMT भारतीय मानक समय, इंडिया मीन टाइम। ठीक है, किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र से। याम्योत्तर रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, और भी 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यह हो जाएगा चौथा, यह हो जाएगा 5वां। भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है बच्चों, आप लोग से नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लगाइए सर। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश जिसपे केंद्र का शासन हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इनमें जितना भी दिया गया है सब केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। अगर यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से ही मानेंगे। अगर दिया रहेगा तो उसको कुछ भी मानेंगे, जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या, अगर क्षेत्रफल से पूछेगा तो क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल या जनसंख्या नहीं है तो हम लोग उसको मानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही पूछा गया है। ठीक है, तो अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दिल्ली आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए बच्चों, प्रश्न आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग इसका जवाब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैवा स्थान है। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, मैं बता दूंगा सिर्फ कि भारत से बड़े कौन कौन से देश है। तो भारत से बड़े देश है, सबसे पहले आता है रसिया, 1 नंबर पे है रूस, एक नंबर पे कौन सा देश है तो रूस है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे USA, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं या संयुक्त राज्य
अमेरिका, ठीक है। इसके बाद है चीन। चीन जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद है ब्राजील। ब्राजील एक अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में अवस्थित है। इसके बाद स्थान आता है छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, वही जो क्रिकेट में फेमस है, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए बच्चों, 6 देशों का नाम मैंने लिख दिया है और 7वें नंबर पे अपना देश आता है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कैमा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तो 7वां है, ठीक है। मैंने इन 7 देशों का नाम लिख दिया है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, यहाँ पर यह गलत लिखा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे हो जाएगा क्षैतिज। क्षैतिज हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ती है? तो श्रीनगर है। अब देखिए बच्चों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ऊपर से नीचे अगर जो लंबवत है, लंबवत, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। जो ऊपर से नीचे लंबवत हो इसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर कहेंगे। और इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। जो क्षितिज के समानांतर हो। क्षितिज से तात्पर्य है धरती के समानांतर, जो नीचे लेटे हुए अवस्था में हो, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। जो क्षितिज के समानांतर हो, जो लेटी हुई अवस्था में, उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज कहेंगे। जो खड़ी अवस्था में उसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे। लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? राज्यों का नाम दिया गया है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इन राज्यों में से असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार से लगने वाले राज्यों की सीमा में और भी राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश तो है ही, मिजोरम है ही, मणिपुर है ही, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सीमा भी म्यांमार से लगती है। और एक और राज्य है अपना नागालैंड। नागालैंड राज्य की सीमा भी म्यांमार से लगती है। आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करते जाइएगा और याद करते जाइएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में सहायता मिल सके, ठीक है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा म्यांमार से मिलती है, जिसकी लंबाई है
1643 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सीमा और म्यांमार के सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब कितनी किलोमीटर की लंबाई जो भारतीय सीमा म्यांमार से लगती है, तो हम लोग कह सकते हैं 1643 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए बच्चों, पुदुचेरी जो राज्य है उसकी सीमा कर्नाटक के साथ स्पर्श नहीं करती है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के साथ करती है। ठीक है, अब यह जो है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यह तटीय इलाका वाला राज्य है जो समुद्र की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए पुदुचेरी स्पर्श करता है, कर्नाटक नहीं लगा हुआ है इसलिए कर्नाटक स्पर्श नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। अब पहला प्रश्न यह उठता है कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो भारत का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32 लाख सॉरी भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान का है 8,81,000 सॉरी 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, 4 गुना का अंतर है, इसलिए कितना हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग, तो 4 गुना। यह हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अपने देश का तो याद रखना ही रखना है और आस पड़ोस का भी याद जरूर रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, वही जो अंडमान निकोबार है उसी का एक द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यह नहीं रह चुका है। क्यों? क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें यह बिंदु डूब चुका है। लेकिन फिलहाल यही बिंदु है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन यह फिलहाल डूबा हुआ है। चलिए अब देखिए दक्षिणतम बिंदु यह है इंदिरा पॉइंट। अब उत्तरतम बिंदु भी तो होगा, जैसे दक्षिणी बिंदु है वैसे उत्तर वाला बिंदु भी होगा। तो उत्तर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहते हैं उत्तर बिंदु को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल। यह जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग जरूर। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ग्रेट निकोबार में। और उत्तरतम बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आ रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
स्पर्श करती है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आप लोग गेस कीजिए, 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग गेस कीजिए कौन सा देश होगा जो जिसकी सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है, सबसे लंबी सीमा। चलिए बच्चों मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश से मिलती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। इतनी दूरी की जो सीमा है वह भारत का बांग्लादेश से लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है फिलहाल? शेख हसीना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। यह हो गया 3 देश। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा बांग्लादेश, पहला हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा अपना पड़ोसी छोटा सा देश भूटान। ठीक है, यह 3 देश ऐसा है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। भूटान में दुर्गुकार होता है, सॉरी। चलिए बच्चों स्पष्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन देशों के साथ भारत का पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है, तो हम लोग जवाब दे सकते हैं 3 देश है। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? आप लोग गेस कीजिए बच्चों। चलिए मैं ही बता देता हूं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित एक जगह है। ठीक है, यह जगह कहिए या भूमि का अंतिम छोर कहिए। ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम सीमा है। जैसे नीचे हम भारत का नक्शा देखते हैं, ऐसे जो नक्शा है अपना नीचे वाला भाग, यहाँ पे कन्याकुमारी अवस्थित है। ठीक है, यह जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है। यहीं पर जा करके मिलता है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग, अगर नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिलहाल तो ITI के लिए है ही, लेकिन आने वाले जितने भी प्रतियोगी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे NCERT सिलेबस पे आधारित सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे और बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे और इसी आशा के साथ हम लोग आप लोग से विदा लेना चाहते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।